यंत्र प्रकरण। यंत्र शब्द की व्युत्पत्ति पारद आदि द्रव्यों को जिन उपाय या साधन द्वारा यंत्र नियमित बद्ध रक्षा की जाती है वह साधन यंत्र कहलाता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। रसो नियंत्रते येन यंत्रम तद्धिति उच्यते। जिस साधन के द्वारा पारद नियंत्रित होता है उसे यंत्र कहते हैं। रस उपरस धातु आदि के शोधन मारण आदि क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए अर्थात रस आदि को गिरने जलने उड़ने आदि से बचाने के लिए जिन उपायों तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उसे यंत्र कहते हैं। फिर है पारद का स्वेदन मर्दन मूर्छन आदि संस्कार करने के लिए जिन उपायों उपकरणों से पारद को नियंत्रित किया जाता है उसे यंत्र कहते हैं। यंत्रों का रसशास्त्र में महत्व है। रसशास्त्र में पारद एक महत्वपूर्ण द्रव्य है जो कि स्वभाव से चंचल होता है। रसशास्त्र में पारद आदि किसी भी द्रव्य की प्रक्रिया के लिए यंत्र अति उपयोगी है। जैसे पारद संस्कार से लेकर शोधन मारण सत्वोपादान द्रुति निर्माण कूपी पक्व रसायन पोटली रसायन परपटी रसायन तथा खरली रसायन निर्माणार्थ आदि पाठ्यक्रम में कुछ यंत्र दिए गए हैं उनमें देखते हैं। सबसे पहले उल्लूखल यंत्र। इसका प्रमाण देखते हैं। इसकी ऊंचाई होती है 16 अंगुल, गहराई होती है 13 अंगुल, इसकी चौड़ाई होती है 10 अंगुल, इसकी मूसली की लंबाई होती है 20 अंगुल। यह यंत्र निर्दिष्ट प्रमाण के अनुसार अत्यंत चिकना मजबूत एवं लोहे का बनाना चाहिए। इसकी मूसली भी लोह निर्मित अत्यंत चिकनी स्थूल व सुंदर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त द्रव्य के प्रमाण के अनुसार यह यंत्र छोटा या बड़ा बनाया जाता है। वैसे इमाम जस्ता भी ये देखते हैं। ये उल्लूखल यंत्र दे रखा है। ये मूसली ये उल्लूखल। इसका उपयोग किया जाता है कठिन द्रव्य कूटने के लिए और चूर्ण बनाने के लिए। अब देखते हैं दूसरा खल्व यंत्र। रसादी द्रव्यों को सुखपूर्वक घूटने के लिए 3 प्रकार के खल्व बताए गए हैं। ये खल्व यंत्र पाषाण लकड़ी एवं लोहे से निर्मित होते हैं। आजकल पोर्सेलिन निर्मित खल्व होता से मिलते हैं। 3 तरह के खल्व यंत्र है। अर्धचंद्राकार या अर्धचंद्राकृति खल्व यंत्र, दूसरा है वर्तुल खल्व यंत्र, तीसरा है तप्त खल्व यंत्र। अब देखते हैं सबसे पहले अर्धचंद्राकार या अर्धचंद्राकृति खल्व यंत्र। तो इसका प्रमाण देखते हैं। इसकी ऊंचाई 10 अंगुल होती है, इसकी चौड़ाई 10 अंगुल होती है, इसकी पाली की मोटाई 2 अंगुल, बाह्य परिधि 12 अंगुल, इसकी जो लंबाई है वो होती है 16 अंगुल, इसकी गहराई होती है 7 अंगुल और इसकी मूसली की लंबाई होती है 12 अंगुल और यह खरल चिकनी तथा आकृति में अर्धचंद्राकार। ये देखते हैं अर्धचंद्राकार खल्व जो ये दे रखा है। फिर देखते हैं हम दूसरा वर्तुल खल्व यंत्र। इसके प्रमाण देख लेते हैं। इसकी लंबाई होती है 12 अंगुल, इसकी चौड़ाई भी 12 अंगुल और इसकी गहराई 4 अंगुल होती है। ये जो वर्तुल खल्व यंत्र है ये गोल होता है तथा अत्यंत चिकनी होती है और इसकी घर्षणी नीचे से चपटी और ऊपर के भाग में उत्तम प्रकार से पकड़ने योग्य होनी चाहिए। देखते हैं तप्त खल्व यंत्र। इसका प्रमाण देखते हैं। इसकी लंबाई होती है 9 अंगुल, इसकी चौड़ाई होती है 9 अंगुल और इसकी गहराई होती है 6 अंगुल। तप्त खल्व की लंबाई 9, चौड़ाई 9 और गहराई 6 अंगुल है। ये लोहे से निर्मित होता है। इसकी घर्षणी 8 अंगुल की होती है। वस्तुतः यह एक खरल है जिसका मुख्य उद्देश्य अग्नि देते हुए पारद का मर्दन करना होता है। वर्तुल आकार का तप्त खल्व अग्नि देने की सुविधा से ज़्यादा उपयोगी होता है क्योंकि इसे चूल्हे पर आसानी से रखा जा सकता है, किंतु यह अर्धचंद्राकार आकृति का भी हो सकता है। तप्त खल्व की पैंदे के अनुसार चूल्हे का निर्माण करना चाहिए जिसमें भस्त्रिका की सहायता से आवश्यकता अनुसार दमन किया जा सके। ये पेशनी है, ये खल्व है और ये अग्नि दे रहे हैं तप्त खल्व यंत्र। इसका उपयोग रसादी द्रव्यों के शोधन एवं मारण आदि कर्मों के लिए पारद के संस्कार के लिए किया जाता है। अब देखते हैं हम तीसरे नंबर मतलब हमने पढ़ लिया उल्लूखल खल्व यंत्र उल्लूखल यंत्र और खल्व यंत्र। अब देखते हैं हम कच्छप यंत्र। कच्छप यंत्र में क्या होता है, एक छोटी नांद यानी पात्र को जमीन में गड्ढा करके उसमें बिठा दें। अब इस नांद में पानी भर दें। इस जलयुक्त नांद पर एक दूसरी रिक्त बड़ी नांद रखें जिसका संपूर्ण तलभाग जल को स्पर्श करे। फिर इस रिक्त नांद में विड़ समेत पारद को एक मूसा में रखें तथा किसी अन्य कटोरी से इस मूसा को ढककर नांद एवं कटोरी के संधि भाग को 7 बार कपड़ मिट्टी करके सुखा ले। तत्पश्चात उस कटोरी के ऊपर खदीर आदि की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करें। यह कच्छप यंत्र है। कछुए की तरह दिखाई देने से इसे कच्छप यंत्र कहते हैं। ये दे रखा है डायग्राम में कच्छप यंत्र। एक गड्ढा किया, फिर उसमें छोटी नांद रखी, उसमें पानी भरा, फिर उसके ऊपर बड़ी नांद रखी, एक मूसा में विड़ और पारद रखा, फिर उसके ऊपर एक कटोरी रखी, फिर 7 बार कपड़ मिट्टी से संधि किया इसका और फिर खदीर आदि की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करी। अब इसका उपयोग क्या है, विड़ में आता है क्षार अम्ल गंधक एवं अन्य खनिज अष्टमूत्र पंच लवण के जारण के लिए। अब हम देखते हैं डमरू यंत्र। इस यंत्र के निर्माण के लिए मिट्टी की बनी हुई एक समान प्रमाण की 2 हांडी ले
इसके बाद एक हांडी के ऊपर दूसरी हांडी को औंधा यानी उल्टा करके रखें, जिससे कि दोनों हांडी का मुख एक दूसरे से मिल जाए। फिर इसी अवस्था में दोनों हांडी के मुख को मजबूत कपड़ मिट्टी से संधि बंधन कर दें। इससे यह डमरू की आकृति का बन जाएगा, इसलिए इसको डमरू यंत्र कहते हैं। ये देखो, ये दे रखा है, इसमें दृढ़ संधि बंधन किया और द्रव्य डाल के अग्नि दी, नीचे से ऊपर गीला कपड़ा जलाधार और वो ऊपर चला गया। पारद आदि द्रव्य के ऊर्ध्वपातनार्थ, पारद भस्म निर्माणार्थ, रस बंधनार्थ आदि। अब देखते हैं हम विद्याधर यंत्र। इस यंत्र के निर्माण के लिए एक हांडी के ऊपर दूसरी हांडी इस प्रकार रखें कि नीचे वाली हांडी के मुख पर ऊपर वाली हांडी का तल भाग अच्छे से बैठ जाए। फिर ऊपर के हांडी के तल भाग का और नीचे की हांडी के मुख का संधि बंधन कर दें। इस यंत्र के नीचे पात्र हांडी में द्रव्य तथा ऊपर की हांडी में जल रखा जाता है। फिर 4 मुख वाला चूल्हा बनाकर चारों मुखों से अग्नि दी जाती है। 4 मुख का प्रयोजन है तीव्र अग्नि देना। इस यंत्र में चूल्हे की विशेषता होती है, अतः इसे कुछ विद्वान कोष्ठी यंत्र भी कहते हैं। विद्याधर यंत्र को कोष्ठी यंत्र भी कहते हैं। तो ये विद्याधर यंत्र, ये डायग्राम में चतुर्मुख चूल्हा, औषधि द्रव्य नीचे वाली हांडी में, ऊपर वाली में जल, संधि बंधन करके। तो हम देखते हैं विद्याधर यंत्र का उपयोग है गंधक के जारण के लिए, हिंगुल से पारद के निष्कासन के लिए आदि। अब हम देखते हैं ऊर्ध्वपातन यंत्र। इस यंत्र के निर्माण के लिए 2 मजबूत हांडी लो, जिसमें से एक हांडी बड़ी तथा दूसरी हांडी कुछ छोटी होती है। इसके बाद बड़ी हांडी को ऊपर की ओर इस प्रकार रखें जिससे नीचे वाली छोटी हांडी का मुख ऊपर वाली हांडी के मुख में प्रविष्ट हो जाए। ऊपर वाली हांडी का पृष्ठ जो तल है वो 16 अंगुल विस्तार का होना चाहिए। इस पृष्ठ तल पर 8, 10, 4 अंगुल प्रमाण के 8 अंगुल चौड़ाई, 10 अंगुल लंबाई, 4 अंगुल ऊंचाई का एक जलाधार बना होना चाहिए। फिर दोनों हांडी के संधि भाग को भैंस के दूध में चूना, मंडूर एवं फाणित मिलाकर अच्छी प्रकार संधि बंधन करके सुखा लें। अब जलाधार वाली हांडी को ऊपर की ओर रख कर नीचे वाली हांडी को चूल्हे पर चढ़ाकर क्रमशः मृदु, मध्यम एवं तीव्र अग्नि से पाक करें। चूल्हे पर चढ़ाकर क्रमशः मृदु, मध्यम एवं तीव्र अग्नि से पाक करें। ऊपर से शीतलता बनाए रखने के लिए जलाधार में पानी भर दे तथा गर्म होने पर इस पानी को बार बार बदलते रहें। ये ऊर्ध्वपातन यंत्र देख लो, नीचे चूल्हा, औषध बंद कर दिया, जलाधार। इसका उपयोग होता है हिंगुल से पारद के निष्कासन के लिए, पारद के दोष के निवारण के लिए, पारद के संस्कार के लिए। अब देखते हैं हम अधःपातन यंत्र। अधःपातन यंत्र, इस यंत्र के निर्माण के लिए मिट्टी की 2 हांडी ले। ऊपर वाली हांडी के ऊपर तल भाग में अधःपातित द्रव्य, ऊपर वाली जो हांडी है उसके अंदर तल भाग में अधःपातित द्रव्य यानी पारद, हिंगुल आदि का लेप कर दे। तत्पश्चात नीचे वाली हांडी में जल भरकर दोनों हांडी के मुख का संधि बंधन कर दें। अब जल युक्त हांडी को जमीन के अंदर गाड़ दे तथा ऊपर वाली हांडी के चारों तरफ उपलों से अग्नि जला दे। अग्नि के ताप से अधःपातित द्रव्य नीचे वाली पानी युक्त हांडी में एकत्रित हो जाएगा। तत्पश्चात स्वांग शीत होने के बाद जल से पारद को प्राप्त कर ले। अधःपातन के लिए दीपिका यंत्र का भी उपयोग किया जाता है। यह अधःपातन यंत्र दे रखा है। जल युक्त हांडी, संधि बंधन, ऊपर हिंगुल लेप, अधःपातनार्थ द्रव्य और अग्नि। उपयोग हिंगुल से पारद के निष्कासन के लिए, पारद संस्कार के लिए, पारद के नाग वंग दोषों को दूर करने के लिए। अब देखते हैं हम तिर्यक पातन यंत्र। इस यंत्र के निर्माण के लिए मिट्टी से बनी हुई 2 हांडी लें, जिसमें एक हांडी बड़ी तथा दूसरी कुछ छोटी होती है। बड़ी वाली हांडी कुछ लंबी व छोटी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। इस हांडी के कंठ प्रदेश में एक छिद्र करके एक नली लगा दें। इस नली का दूसरा सिरा छोटी वाली हांडी के मध्य भाग में एक छिद्र द्वारा प्रविष्ट करा दें। तत्पश्चात दोनों प्रविष्टियों के संधि व स्थल को मिट्टी के लेप से दृढ़ बना दें। बड़ी हांडी में पारद आदि द्रव्य तथा छोटी हांडी में शीतल जल भर दें। अब पारद युक्त हांडी को चूल्हे पर रखकर क्रमशः मृदु, मध्य एवं तीव्र अग्नि से पाक करें।
अग्नि के ताप से पारद आदि द्रव्य नली के द्वारा जलयुक्त हांडी में एकत्र हो जाएगा। बीच में लगी नली को गीले वस्त्र से वेष्टित कर दे। ये बड़ा घड़ा, छोटा जलयुक्त ये पारद आदि द्रव्य है। गीला वस्त्र, वेष्टित नली, पातित पारद। अब इस तिर्यक पातन यंत्र का उपयोग है पारद के संस्कार के लिए, पारद के नाग, वंग आदि दोषों को दूर करने के लिए। अब देखते हैं हम जारणार्थ तुला यंत्र। इस यंत्र के निर्माण के लिए वृंताक आकार की 2 मूसा लें। इन दोनों के कंठ भाग में छिद्र करके एक प्रादेश बोले तो 9 अंगुल लंबे मिट्टी की नली से जोड़कर संधि बंधन कर ले। तत्पश्चात एक मूसा में पारद तथा दूसरी मूसा में गंधक भरकर मूसा के ईधान से मुख बंद करके संधि बंधन कर दे। यह तुला या तराजू के समान आकृति दिखाई देता है, अतः इसे तुला यंत्र कहते हैं। अब इस औषधि पूरित तुला यंत्र को बालूका यंत्र में रखकर बालूका से ढक दें। फिर चूल्हे पर चढ़ाकर नीचे से 4 पहर तक अग्नि देवें। ये पीधान, नली, पारद, गंधक, बालूका यंत्र 1 व 2 वृंताक मूसा हैं। यह अग्नि तुला यंत्र। इसका उपयोग है पारद में गंधक आदि द्रव्यों के जारण के लिए। अब देखते हैं हम दूला यंत्र। एक मिट्टी के हांडी के गले में आमने सामने दोनों तरफ छिद्र करके उसमें एक मजबूत लकड़ी या लोहे की पतली सलाखा प्रविष्ट करा दे। सलाखा के बीचों बीच कपड़े से बंधी हुई पारद आदि द्रव्य युक्त पोटली जिसका स्वेदन करना हो को एक सूत्र या धागे के माध्यम से बांधकर लटका दे। हांडी का आधा भाग जल से भरा हो तथा पोटली हांडी की तली से 2 अंगुल ऊपर होनी चाहिए। अब इस हांडी को मंद अग्नि पर रखकर निर्धारित समय के लिए पाक करें। इस हांडी में औषध आदि स्वरस, क्वाथ, जल, दुग्ध, क्षार द्रव्य व अम्ल द्रव्य आदि लेते हैं। काठी, घट, द्रवयुक्त पोटली, द्रव पदार्थ, अग्नि, ये दूला यंत्र। दूला यंत्र का उपयोग रस आदि द्रव्यों के स्वेदन एवं शोधन आदि के लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।